Hello everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to start a new chapter. This is going to be the last chapter of your CA Inter Financial Management. It's Working Capital Management. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में आपके टोटल मिला के 6 यूनिट है। ये 6 यूनिट कंप्राइज करते हैं पूरे के पूरे सिलेबस को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही हमने रखा है ताकि आप जब इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखें तो आपको ऐसा लगे कि आपने ये तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, या फिर आप प्रैक्टिस मैनुअल भी देखें तो सब कुछ इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे बड़ा चैप्टर होगा आपके अभी तक का। सो आपको इसमें पेशेंस की ज़रूरत है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब जितना भी आपने अभी लगाया होगा इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसमें से टोटल आपके जब 60 मार्क होते हैं, 60 मार्क्स में से कम 10 से 15 मार्क का हर एग्जाम में पूछा जाना कंपलसरी है। सो जब एक चैप्टर 11 में से 20 से 25% वेटेज रखता है तो वो आपके लिए अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट चैप्टर है सर, स्किप कर देते हैं, ऐसा सोच के बिल्कुल मत चलना। ये चैप्टर एक तरह से लास्ट है लेकिन रैंक 1 आता है अगर आप रैंकिंग करने जाओ तो। जनरली होगा क्या ये मैं बताता हूँ। जब बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं और आखिरी तक आते आते टाइम खत्म हो जाता है। 8 9 10 चैप्टर कर लिया, आखिरी में टाइम खत्म हो गया और आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट छोड़ दिया। अभी तक जितनी भी बार मैंने सीए इंटर में आप एफएम पढ़ाया है, बच्चों की ये हैबिट रही है कि आखिरी चैप्टर्स छोड़ देते हैं। इत्तेफाक से आखिरी चैप्टर ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो कतई ऐसी गलती मत करना कि आप इस चैप्टर को छोड़ने की या फिर टाइम कम होने की वजह से स्किप करने की कोशिश करें। शुरू करेंगे सर चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इसमें 2 तरह से मैं आपको पूरे चैप्टर को पूरा चैप्टर पढ़ा के दूंगा। पहली चीज़, हम पहले थ्योरी के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, डिटेल माइन्यूट हर कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन होगा। उसके बाद एक यूनिट खत्म हो गया तो उसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब क्वेश्चंस में 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा सर जो हम क्लास में कराएंगे और साथ साथ में जो रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं होमवर्क दूंगा। अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपने देखे उसमें हमने सेम प्रोसीजर फॉलो की है। तो एक चैप्टर के 2 हिस्से, थ्योरी प्रैक्टिकल। थ्योरी जब हम करेंगे तो जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में तकरीबन 35-36 क्वेश्चंस ऑन थ्योरी है। अब आप ये समझ के मत चलना कि सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ये सारा का सारा सिलेबस है, टेक्स्ट फॉर्मेट में ना रखते हुए मैंने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लैंग्वेज पूरी स्टडी मटेरियल की है सो दैट इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू कोप अप विद द सिलेबस। कहीं पे भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आए, स्टडी मटेरियल हो, प्रैक्टिस मैनुअल हो, आरटीपी हो, कहीं पे भी हो तो आपको एक कन्वीनियंस देखने को मिलेगा कि हाँ ठीक है, यही लैंग्वेज तो हमने पढ़ी थी। जब थ्योरी देखेंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा। कुछ जहाँ पे थ्योरी मेरे को लगता है कि ये सिर्फ पढ़ लो आगे बढ़ लो वाली बात होगी तो फिर वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। सो 2 चीज़ आप ध्यान में रखेंगे सर, जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझो। बेसिक से समझेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको लगे अबे यार ये तो हमको आता है। भले ही आपको आता होगा, थोड़ा सा एक बार पेशेंस रख के मेरी बात मान के आप उस चीज़ को अच्छे से सुनो, साथ साथ में नोटिंग भी करते जाओ। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यार मेरे को ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, बुक का प्रिंट आउट पहले निकाल के रख लेना। एक टाइम के बाद में तो आपको हार्ड कॉपीज़ आने लग जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है और उसी में आपको मार्क करना है। बढ़ते हैं सर, पहला आपका यूनिट, टोटल 6 यूनिट्स है आपके पूरे चैप्टर में। पहला यूनिट है सर इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है आपको, माइंड में हमेशा ये इमेजिनेशन होना चाहिए आपका कि बैलेंस शीट कैसे दिखती है। टी फॉर्मेट में देखो, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं तो वर्टिकल फॉर्मेट में देखना चाहो वैसे या टी फॉर्मेट में देखना चाहो वैसे। असेट साइड में 2 चीज़ें होती है, फिक्स्ड असेट होता है, करंट असेट्स होता है। और लाइबिलिटी साइड में 2 चीज़ें होती है, आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, या हम बोल सकते हैं करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अभी हम न्यू नोट पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो अगर मैं वर्टिकल फॉर्मेट की बात करूं तो सर यहाँ आपकी लाइबिलिटीज़ आती है, ठीक है, रफ में निकालूंगा अभी मैं, और यहाँ कहीं आपका असेट आता है, यहाँ फिगर्स होती हैं
और यहाँ इस तरह से ये बैलेंस शीट बनती है। अब लाइबिलिटीज़ में आपके पास में ये वाला पार्ट होता है शेयर कैपिटल वाला। आपको उसके अंदर शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, लोन होता है, डिबेंचर होता है। ये सारा वो पैसा होता है जो आपने उधार या आपने फाइनेंसिंग करवाई हो। इस एरिया से हमारा लेना देना था जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर देख रहे थे और जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, इसके नीचे वाला पोर्शन होता है सर करंट लाइबिलिटीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कवर्ड। असेट साइड में यहाँ पे होता है फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, और यहाँ होता है सर करंट असेट्स। और ये जो करंट असेट्स वाला पार्ट है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आएगा। सो अगर बैलेंस शीट आपके माइंड में आप ड्रॉ कर सकते हो तो लाइबिलिटी साइड में जो करंट लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट है वो, और असेट साइड में जो करंट असेट्स वाला पार्ट है वो, ये दोनों का मिला के वर्किंग कैपिटल बनता है। अब वापस पीछे जाओ रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर था रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने एक हिस्सा देखा था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल आपने वहाँ पे देखा था कि सर वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है ये, और ये वापस हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ भी याद नहीं है फिर भी हम इस चैप्टर में फिर से बेसिक से देखेंगे। तो अब होता क्या है सर, करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स आते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा। करंट असेट्स में यहाँ पे आपके डेटर्स आते हैं, आपकी इन्वेंट्री आती है, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आते हैं, ठीक है, डेटर्स बोलो या रिसीवेबल्स बोलो आप उसको, ये सब हिस्से आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है क्रेडिटर, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड ऑल दैट। सो जो पहला यूनिट है ये सारी चीज़ें कवर करता है। आप अगर ध्यान दोगे तो नाम क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दूसरा यूनिट जो है वो बोलता है ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट यानी कि ये जो हिस्सा है ना आपका, ये जो हिस्सा है जिसमें कैश लिखा हुआ है, करंट असेट्स के साइड में जो कैश है, हम इसके बारे में देखेंगे सेकंड यूनिट में। और थर्ड यूनिट आएगा सर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये भी करंट असेट्स वाला पार्ट है, ये दिस इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो स्टॉक है होता है वो। इसके बाद आता है सर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। सो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब रिसीवेबल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आया सर आपका कैश, उसके बाद इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के बाद में ये आया थर्ड थिंग आपका रिसीवेबल्स। अब पहला यूनिट तो पूरे वर्किंग कैपिटल पे है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट हो गया। फिफ्थ यूनिट है आपका क्रेडिटर्स पे। फिफ्थ यूनिट अगर आप देखेंगे तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स या बोलो आप क्रेडिटर्स। और लास्ट वाला यूनिट है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में लगने वाले पैसे को कहाँ से लाना है, फाइनेंसिंग कैसे करवाना है, ये हम इस चीज़ में देखेंगे। सो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, ये 6 यूनिट तो आपने देख लिए। सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो सर पूरे इस चैप्टर में है। कौन से, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसके बाद में आपको रिसीवेबल्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री में भी कम है थोड़ा, आपको कैश मैनेजमेंट में मिलेंगे। सबसे कम क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पेबल एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो लास्ट वाले जो 2 यूनिट है ये मोस्टली थेरी है, और बाकी के चारों यूनिट जो ऊपर के दिए हुए हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। पहला और चौथा यूनिट्स में क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। सेकंड और थर्ड यूनिट छोटा है, सेकंड यूनिट्स में थोड़ा ज़्यादा। तो ये एक बेसिक मैंने अंडरस्टैंडिंग दे दी सर। हम फिर से मैं बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ कवर करेगा। 6 यूनिट है टोटल मिला के। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फिर नीचे से शुरू होता है कैश एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, उसके बाद में ऊपर आएंगे हम तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके ऊपर आएंगे तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, फिर और ऊपर जाएंगे तो क्रेडिटर्स और पेबल्स मैनेजमेंट आता है। एंड द लास्ट यूनिट इज फाइनेंसिंग ऑफ द एंटायर वर्किंग कैपिटल। हम इस वाले लेक्चर में सर क्या शुरू करने वाले हैं, हम इस वाले लेक्चर में ध्यान देंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। हर यूनिट की स्टार्टिंग में सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे, थ्योरीज, फॉर्मूलाज जो भी होगा ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ पढ़ने का क्या होगा। अगर आपको हाथ बैठाना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, अगर आप चाहते हो कि सर ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट जाता है, और अगर ये आपके लिए डिफ़िकल्ट जाता है तो आप अगर ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ, वो फॉलो करोगे तो आपका ये चैप्टर आखिरी तक बहुत अच्छा बन जाएगा।
सर क्या है मेरे को बताओ, ये ट्रिक तो सबको चाहिए होती है। जैसे ही मैंने बता दिया कि यार ये ट्रिक है, इससे ना आपका चैप्टर बहुत ही धांसू बन जाएगा, सबके कान खड़े हो जाएंगे, अदरवाइज तो बोर हो जाते सर। पहली चीज़, जब भी मैं कोई चैप्टर या यूनिट पढ़ाने वाला हूँ, हर लेक्चर के पहले आपने कुछ हद तक वो कॉन्सेप्ट्स और वो सब चीज़ें पढ़ लेनी है खुद से। यानी कि अब जैसे मैं इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चालू करने वाला हूँ, आपको हर लेक्चर का नाम दिया होगा कि क्वेश्चन 1 से लेके 35 तक, 1 से लेके 10 तक इसमें कवर किया गया है। जब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि 1 से लेके 10 तक इस लेक्चर में कवर किया गया है या 5 तक कवर किया गया है, तो आपने वो क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने हैं। थोड़ी सी मेहनत करो माइंड में ये रख के कि हम पढ़ तो लेते हैं, जितना समझ आया, 2-4 वर्ड्स गूगल किए, उसके बाद सर तो बैठे ही हैं सब कुछ पढ़ाने के लिए। तो पहले आप पढ़ोगे, थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे, और तीसरे स्टेप में आप ये वीडियो देखोगे। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि हाँ ये तो मेरे को समझ आया था जब मैंने पढ़ा था, हाँ ये तो मुझे समझ आया था जब मैंने पढ़ा था, अबे यही चीज़ पे मेरे दिमाग में नहीं आई थी और ये सर ने बता दी लेक्चर में। तो अब क्या होता है, आप पॉलिश होते जाते हो एक तरह से। दूसरी, आप पहली बार रिवीजन कर रहे होते जब मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। आप सोचो यार, बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद खुद रिवीजन करने शुरू कर देंगे। मैं बोलता हूँ आप पहले खुद पढ़ लो, आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वीडियो देखो, कंसिडर इट एज रिवीजन। रिवीजन के एंगल से इस वीडियो को देखोगे ना तो आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इस तरह से पढ़ो। इसके बाद में मैं जहाँ जहाँ जो जो मार्किंग करवा रहा हूँ वो चीज़ आप करो, समझो मेरी बात को। जहाँ पे भी लगा दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, सर ने तो बता दिया, सर ने समझा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, वहाँ पे आपने ये वीडियो को रोक लेना है। वीडियो को रोको, पॉज लो, आराम से घूम फिर के आओ, 1-2 जन से बात करो 5-10 मिनट, और उसके बाद वापस वीडियो शुरू करो। नहीं माने तो उस दिन रुक जाओ, दूसरे दिन वापस शुरू करो। बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट मत करना, नहीं तो आपका कोर्स ही खत्म नहीं होएगा। क्या होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं समझा पाऊंगा। वीडियो लेक्चर्स की बहुत ही अच्छी खासियत यह है कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो। 100 बच्चे दिमाग क्लास में अगर बैठे हुए होते हैं, 100 बच्चों में से हो सकता है 2 बच्चों के साथ में घर में डांट पड़ी हो तो बुरा लग रहा हो और मन ही नहीं लग रहा क्लास में, मैंने तो पढ़ा के निकल जाना था क्लास में। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फ़ायदा होगा आपको कि इंडिविजुअली आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। अगर आपको घर पे डांट पड़ी है, बहुत ज़्यादा खेल लिया, या वीडियो गेम खेल रहे हो, पबजी के पीछे पड़े हो, या फिर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ में कहीं दिक्कत हो गई हो, या फिर आपको एग्ज़ाम का प्रेशर हो, या फिर आपको कोई और दिक्कत हो, या आपकी तबीयत ख़राब हो, उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ो और आप माइंड को पहले तैयार करो, और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर की शुरुआत में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं एक बार चैप्टर शुरू कर दूंगा तो हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, और बीच में 1-2 बार छोड़ के, और तब आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं चाहता बहुत ज़्यादा हूँ कि आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वाले चैप्टर को तो भी एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो। बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने करियर में देखा है कि सबसे वीक सब्जेक्ट चैप्टर जो होता है एफएम में, उनका वो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं उल्टा चाहता हूँ कि बच्चे मेरे को आके ये बोले कि सर सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके बाद तो छोड़ दो यार, पढ़े नहीं पढ़े। बट कोई अगर ये बोल दे ना कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तब होती है असली खुशी। तब होता है कि बंदे ने साला एफर्ट डाला होगा, तभी वो इतना दम है उसमें, गट्स है कि वो ये सेंटेंस बोल सकता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। सो लेट्स सी कितने मैसेजेस मेरे को आते हैं, कितना आउटपुट दिखता है इन सब चीज़ों का। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड सिलेबस। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेसिक 10-15 मिनट मैंने आपको दिए ये सब चीज़ें समझाने के लिए। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हैव अ लुक ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्किंग कैपिटल, ऑल्सो गिव इट्स फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें? आपको ये बताना है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है सर? इन अकाउंटिंग टर्म वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, नथिंग एल्स। अकाउंटिंग की भाषा में अगर आप बोलोगे तो ये और कुछ नहीं है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस है। करंट असेट्स है 10 रुपए, करंट लायबिलिटीज है 5 रुपए, सॉरी 6 रुपए।
करंट असेट से 10 रुपए, करंट लाइबिलिटी 6 रुपए, तो वर्किंग कैपिटल कितना हुआ सर? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज 10 माइनस 6 रुपए इज इक्वल टू 4 रुपए। ये हुआ आपका वर्किंग कैपिटल। दूसरा लाइन, इफ वी ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल वी विल फाइंड वर्किंग कैपिटल एज फॉलोज। वी विल फाइंड या सब जो भी होगा, वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सिंपल सी मेरी बात समझो, वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है या ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है आपकी कंपनी में जो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की डेली ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। देखो, मैं अगर बिस्किट बेचने जाऊं, बिस्किट की मेरी शॉप ओपन की मैंने, अब बिस्किट की शॉप ओपन की तो सबसे पहला फिक्स्ड असेट्स का इन्वेस्टमेंट, कि फिक्स्ड असेट्स में मेरे को वो जगह खरीदनी है, मेरे को फर्नीचर बनाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो मैंने इंस्टॉल कर दी। अब मैं बिस्किट्स लेके आऊँगा तभी तो मैं बेच पाऊँगा, मेरे दुकान में मुझे बिस्किट रखने की ज़रूरत है। दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। मेरा बिस्किट अगर बेचने का आइटम है तो बिस्किट क्या हुआ? स्टॉक। अब ये स्टॉक खरीदना पड़ेगा तभी तो मैं सामने में बेच पाऊंगा या बिजनेस कर पाऊंगा। जो डेली मैं क्या करता हूँ, बिस्किट बेचता हूँ, इसलिए मैंने पहले बिस्किट खरीद के लाना है, इसलिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और स्टॉक आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो करंट असेट्स में आ गया स्टॉक, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। आई बात आपको समझ में? अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, यानी वर्किंग कैपिटल है ही नहीं आपके पास में, तो बेचने के लिए क्या है सर? बेचने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है। और अगर बेचने के लिए कुछ भी नहीं है तो डे टू डे ऑपरेशंस कैसे हैंडल करोगे? ठीक है, एक चीज समझे। दूसरी, महीना खत्म होता है, आपके जो नौकर चाकर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरी देना ज़रूरी है, तभी वो अगले महीने काम करेंगे। ये जो आप सैलरी देते हो उसके लिए कैश आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है, आपके बैंक में होना ज़रूरी है। इसके कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये जो कैश में पैसा पड़ा है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। सोचो सर, कैश कहाँ आता है? करंट असेट्स में आता है। करंट असेट्स कहाँ आता है सर? वर्किंग कैपिटल वाले ही तो फॉर्मूले में आता है। तो एक तरह से कंपनी में थोड़ी कैश अवेलेबल रहना ज़रूरी है। अगर कहीं आपको दिन में चाय पीना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको सैलरी पे करनी है, तो ये कैश लगती है डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने में। जैसे अब मेरा स्टूडियो है, मेरी कंपनी है कॉन्फ्रेंजा प्राइवेट लिमिटेड, मैं यहाँ आता हूँ गाड़ी से तो मुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए, फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मेरे अगर स्टाफ को कुछ दिन में खाना है तो उसको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है। महीना ख़त्म होने पे सबको सैलरी देनी पड़ती है, झाड़ू पोछा, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, लाइट, इन सब का बिल हैंडल करना पड़ता है। तो ये जो डेली कैश जाती है वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा बनता है आपका। तो ये होता है मतलब सर वर्किंग कैपिटल का। प्लेन एंड सिंपल, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सर, mention the different situations when an asset is classified as current and when an liability is classified as current। बहुत सारे असेट्स होते हैं सर हमारे बिजनेस में। बताओ पहले तो एक चीज़ कि किसी भी असेट को करंट कब कहा जाएगा या किसी भी लाइबिलिटी को करंट कब कहा जाएगा। अब आप फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में डिफरेंस करना सीखो। आपने गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर कार, ठीक है, ह्युंडई की वर्ना खरीद ली आपने। जब आप ह्युंडई की वर्ना खरीदते हो तो ये फिक्स्ड असेट्स है या करंट असेट है, ये डिसाइड करना ज़रूरी है। कोई भी असेट करंट कब कहा जाता है, कोई भी असेट लाइबिलिटी करंट कब कही जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो पढ़ेंगे आप ध्यान से। सबसे पहली चीज, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और इंटेंड्स टू बी सोल्ड और कंज्यूम्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल। अगर मैं कार खरीद रहा हूं मयंक कोठारी, तो मयंक कोठारी का नॉर्मल रोज का बिजनेस नहीं है कार खरीद के कार बेचना। तो मेरे लिए ये जो कार है ये फिक्स्ड असेट्स कहलाती है, ये करंट असेट नहीं कहलाती। क्योंकि ये करंट असेट तब कहलाएगी जब मैं इसे बेचने जाऊंगा और इंटेंट टू बी सोल्ड, मेरा उसको खरीदने का इंटेंशन है, इसको बेचना। ठीक है, एक सेकंड। तो मेरा इसको खरीदने का इंटेंशन क्या है सर? अगर मैं बेचना चाहता हूं खरीद के, तो वो स्टॉक कहलाएगा या करंट असेट कहलाएगा। ठीक है,
या पहली चीज़, अगर मैं बेचना नहीं चाहता लेकिन मैं कंज्यूम कर लेना चाहता हूँ उसे, कंज्यूम करना यानी कि मैं बस उसे यूज़ कर लेना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने दिन में समोसे मंगवाए या फिर मैंने पेपर मंगवाया प्रिंटिंग के लिए। तो पेपर जो है प्रिंटिंग का, मैं तो मयंक कोठारी तो टीचर है, टीचर मयंक कोठारी तो टीचर है। सर ये फैकल्टी पेपर जब खरीद के लेके आ रही है तो उसका इंटेंशन नहीं है उसे बेचना मार्केट में, लेकिन उसे कंज्यूम करना इसका इंटेंशन है। कंज्यूम करना यानी उसका इस्तेमाल कर लेना। तो मेरे ऑफिस में अगर प्रिंटर में पेपर लगना है तो वो तो कंज्यूम हो रहा ना, जैसे जैसे पेपर यूज़ होते जा रहा है वो कंज्यूम होता जा रहा है। तो कम टाइम में अगर वो चीज़ आप बेच देते हो या कंज्यूम कर लेते हो तो उस चीज़ को करंट असेट कहा जाएगा। द असेट इज प्राइमरीली हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। एक ये है कि आपका अगर बेचने का काम है उसे, तो वो करंट कहलाएगी। कार, कार मयंक कोठारी ने खरीदी तो फिक्स्ड कहलाती है, करंट नहीं कहलाती। करंट इसलिए नहीं कहलाती क्योंकि मैं उसके रियलाइज नहीं करवाना चाहता, मैं सेल नहीं करना चाहता और ना ही मैं उसे कंज्यूम करना चाहता हूँ फिलहाल। कंज्यूम छोटे पीरियड में, ठीक है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा लेकिन बहुत टाइम तक, आगे देखना कंडीशन। लेकिन अगर कोई शोरूम वाला है, गाड़ी जिसने खरीदी है वो सॉरी, अगर कोई शोरूम वाला है जिसका बिजनेस ही सर कार खरीद के बेचना है, तो जब वो गाड़ी खरीदता है तो तब वो कार जो मैंने खरीदी थी, जो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट थी, वो ही कार उसके लिए सर करंट एसेट बन जाती है, क्योंकि उसका इंटेंशन है इस कार को बेचना। दिस इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, उसका इंटेंशन है सर इसी का तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसको बेचना है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि ट्रेडिंग करनी है इसमें। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। 12 महीने के अंदर में मैं उसे ऑलमोस्ट रियलाइज कर लूँगा। जैसे मैंने अगर मान लो मार्च 2019 में कोई चीज़ खरीदी और वो अगले 12 महीने के अंदर में ख़त्म हो जानी है, यूज़ करके, बेच के, किसी भी तरह से, तो वो करंट असेट कहलाती है। मैं जब फ्रिज में पानी रखने के लिए बॉटल लेके आता हूँ तो वो मेरा फिक्स्ड असेट नहीं होता, छोटा आइटम है। मैं नॉर्मली मानता हूँ कि इसकी लाइफ यार 1 साल के अंदर ही होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, करंट असेट है। अब इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब वो सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट जैसी चीज़ नहीं है। तो करंट असेट क्या हुआ सर? होल एंड सोल अगर मैं बोलूँ, करंट असेट इज़ दैट असेट जो कि आप या तो खरीदते इसलिए हो क्योंकि आप बेचना चाहते हो, या तो आप उसको कंज्यूम कर लेना चाहते हो 12 महीने के अंदर में। तो अब मिला के बोलो, 12 महीने के अंदर में आप उसको या तो बेच दोगे या तो कंज्यूम कर लोगे। आप उस चीज़ को ट्रेडिंग के लिए लेके आ रहे हो, तो ये हो गया करंट असेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है सर? बहुत ही सिंपल, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो कि आने वाले 12 महीने के अंदर में आप सेटल कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, पे कर दोगे। जैसे महीना ख़त्म हुआ, मेरे यहाँ 12 लोगों का स्टाफ है, टोटल मिला के सैलरी 3 लाख रुपए बनती है। तो इन 12 के 12 लोगों को सैलरी देनी है, ये मेरी लाइबिलिटी होगी क्योंकि उन लोगों ने मेरे यहाँ पे 1 महीना पूरा काम किया। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो मेरी लाइबिलिटी है, सैलरी पेबल जो आ रहा है, ये करंट लाइबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? सर ये करंट लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे आने वाले 2 4 5 दिन में ही पेमेंट करना है इनको, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर में करंट लाइबिलिटी सैलरी का पेमेंट करना है। अब मेरे यहाँ प्रैक्टिकली बोलूँ, कॉन्फ्रेंस में पहले 2 से 3 दिन के अंदर में सैलरी का पेमेंट हो जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर में। तो ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर सेटल करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स, या आपने बैंक से लोन लिया। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो तकरीबन 10 साल का लोन लिया या 5 साल का लोन लेते हो, तो 5 साल में वो लाइबिलिटी को चुकाना होता है धीरे धीरे करके। उस लाइबिलिटी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि वो 12 महीने से ऊपर तक कंटिन्यू हो रही है, 12 महीने के बियॉन्ड वो कंटिन्यू हो रही है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, ये सब आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है। लेकिन सैलरी का पेमेंट करना, किसी से हमने स्टॉक खरीदा है तो उसका पेमेंट करना, जैसे मैं तो टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, मैं बुक्स प्रिंटिंग करवाता हूँ, तो जो बुक्स मेरी प्रिंट करता है वो मेरे लिए क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करना होता है। मैंने पेन ड्राइव्स खरीद के लाता हूँ, उसको पेमेंट करना होता है। तो 12 महीने तक मैं उनको ये रोक नहीं सकता, मुझे तो द वेरी नेक्स्ट डे और समथिंग लाइक दिस वी हैव टू मेक द पेमेंट एट द टाइम, दैट इज करंट लाइबिलिटी टू मी। तो
जो भी लाइबिलिटी है 24 महीने के अंदर, सॉरी 12 महीने के अंदर आपको सेटल करनी होती है, दैट इज करंट लाइबिलिटी। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज कैन बी ग्रुप्ड। एक सेकंड ना। Okay, sorry for the disturbance. Mention the different categories into which current assets and current liabilities can be grouped for the purpose of working capital management. ये इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो समझो। करंट असेट्स की ग्रुपिंग में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटी की ग्रुपिंग में क्या क्या आता है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ये सब छोड़ो। हम बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेते हैं। आई थिंक इंटरनेट काम नहीं कर रहा। किया किया किया। दो 2017 की अवेलेबल है वो निकालता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड दिया है, तो शेयर कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म हो गया, रिजर्व, इक्विटी शेयर वारंट, इक्विटी अप्लीकेशन मनी, उसके बाद सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन और टोटल डेप्ट। यहाँ तक आपका सारा का सारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी था। अब नीचे आओ एप्लीकेशन ऑफ फंड में ग्रॉस ब्लॉक, यानी ये फिक्स्ड असेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस किया, इम्पेयरमेंट माइनस किया तो नेट ब्लॉक आया, ये अभी तक फिक्स्ड असेट्स है। उसके बाद में लीज का एडजस्टमेंट। अब नीचे अगर आप लीज का एडजस्टमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो फिक्स्ड असेट्स, प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब धीरे धीरे अगर आप यहाँ से आओगे तो ये जो करंट असेट लोन्स एंड एडवांसेस वाला आपको टैब दिख रहा है, इसके अंदर में क्या बोला था क्वेश्चन ने कि करंट असेट की ग्रुपिंग का में क्या क्या आता है। सर करंट असेट की ग्रुपिंग में सबसे पहले इन्वेंट्री आया, देखा, सन्ड्री डेटर आया, कैश एंड बैंक बैलेंस आया, लोन्स एंड एडवांसेस आया। ठीक है, उसके बाद में ये टोटल करंट असेट्स हो गए। फिर करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन की बात करते हैं। लाइबिलिटीज में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज आती है जिसमें क्रेडिटर्स आते हैं जिनको आपको देना होता है, और प्रोविजन आता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। कोई भी बैलेंस शीट उठा के देखो, आपको ये दो चार चीज़ें उसमें कॉमन मिलेगी जो आपके यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है कि सर करंट असेट में ये तीन चार चीज़ें आती है। सबसे पहले इन्वेंट्री, उसके बाद रिसीवेबल, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
फिर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश जैसे ही, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होगा, करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट होगा, बैंक में बैलेंस एंड ऑल दैट, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो भी आपका करंट असेट कहलाता है। उसके बाद में करंट लाइबिलिटी में क्या आता है सर, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है जैसे पेबल्स वगैरह हो गए, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग आपका पेमेंट। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ये चीज़ें आती है इसमें आपके करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी में। बस खत्म। मेंशन द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच द करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज कैन बी ग्रुप्ड। ये पार्ट अपना खत्म हुआ। चौथा पार्ट बहुत ही आसान, चौथे पार्ट का डिटेल में डिस्क्रिप्शन 5वें 6वें में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन बोलता है कि वर्किंग कैपिटल, जो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू डिफरेंट एंगल। अलग अलग एंगल से आप वर्किंग कैपिटल को एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में बताना है, तो ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, कीमत, अमाउंट, मनी। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर आप उधर देखोगे तो वो टाइम वाला पार्ट दिख रहा है आपको। जब आप वर्किंग कैपिटल को वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड करना चाहोगे तो दो चीजें निकलेगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। जब टाइम के बेसिस पे आप डिवाइड करना चाहोगे तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। देखो परमानेंट, फ्लक्चुएटिंग बोल सकते हो आप उसको, या टेम्पररी बोल सकते हो। सो परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग ये टाइम दर्शाता है। परमानेंट यानी कि लंबे समय तक चलेगा, और जब वैल्यू की बात करते हैं तो ग्रॉस और नेट आपका वैल्यू दर्शाता है। अब सर सवाल आपका आएगा, सिर्फ डायग्राम निकलने से काम होता क्या? वैल्यू के बेसिस पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये तो बताओ, और टाइम के बेसिस पे परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये भी बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 5 इस पे डिपेंडेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यू। उसी चीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। चौथे क्वेश्चन को वैल्यू के हिसाब से बताओ कि ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। और बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं, आपको मैं दिखाता हूं। कोई इमेज लेते हैं बैलेंस शीट की, कोई भी रैंडम कहीं से भी उठाता हूं मैं, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। ध्यान दो। अब आपको ये एग्जाम्पल कंपनी की कोई बैलेंस शीट मिल रही है 31 दिसंबर 2018 की, ये डॉलर में दी हुई है तो कोई बाहर वाले ने बनाई है, मैंने रैंडम उठाया। असेट साइड में आप ऊपर देखोगे करंट असेट, कैश, पेटी कैश, टेम्पररी, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस एंड टोटल करंट असेट्स। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट है, नीचे में फिक्स्ड असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है, अदर असेट्स है, और साइड में अगर आप देखोगे तो लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन दिख रहा है, करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। आप अगर भी ध्यान दो, करंट असेट्स की टोटल बताओ कितनी है सर। करंट असेट्स की अगर आपको टोटल दिख रही होगी तो 89,000 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे ये 89,000 का आपको करंट असेट्स दिख रहा है। इसको कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी जो टोटल करंट असेट्स होते हैं ना, करंट असेट्स, यही आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। लेकिन जब करंट असेट्स में से आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हो, करंट लाइबिलिटी कितनी है सर, वो 61,000 दिख रही है एकदम आखिरी में, ये ध्यान दो, ये 61,000 दिख रहा है। जब करंट असेट्स में से आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हो तो उसे कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। सो करंट असेट्स इटसेल्फ इज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देना। ध्यान देंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैल्यू, वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज ग्रॉस एंड नेट, पहली चीज। दूसरा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। जितना भी करंट असेट में भर भर के रखा है तुम लोगों ने, दैट इज ग्रॉस। नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स जो ग्रॉस है उसमें से अगर आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। कोई भी दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं सर। अब दो चीज हमने जो देखा, करंट असेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना था आपका 89,000, और नेट वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो क्या सर? निकाल सकते हैं सर।
सो 89,000 आपका करंट असेट्स का इन्वेस्टमेंट बन गया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसमें से 61,000 आप माइनस कर दो जो कि था करंट लाइबिलिटी। तो ये जो आ रहा है 28,000 ये हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 89,000 का, नेट वर्किंग कैपिटल 28,000 का। अब अगर ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आता है, दो चीजें हो सकती है, पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है, इसके अलावा क्या आएगा, जीरो, जीरो भी हो सकता है। सो सबसे पहले मान के चलते हैं पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है आपका नेट वर्किंग कैपिटल तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास में करंट असेट्स ज्यादा थे, तभी तो पॉजिटिव आया, क्योंकि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी किया है। और अगर निगेटिव आया वर्किंग कैपिटल नेट आपका, तो आप क्या बोलोगे कि सर लायबिलिटी ज्यादा थी सर असेट से, तभी ना हमारा फाइनल आंसर निगेटिव आया है। तो ध्यान देंगे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स आपके पास में असेट्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू लाइबिलिटी। निगेटिव वर्किंग कैपिटल का नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा है। सो इन दोनों का मतलब देखो, अ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट करता है कंपनी की एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल शोज इनएबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। आपके पास में 50 रुपए का करंट असेट्स है, 30 रुपए की लाइबिलिटी है, तो नेट वर्किंग कैपिटल 20 रुपए का आ रहा है। इसका मतलब पूरी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद में भी 20 रुपए बच रहे, यानी कि आप सक्षम हो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी लाइबिलिटीज को पूरी करने में। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा आया 50 माइनस 80, यानी 50 असेट 80 लाइबिलिटी, तो निगेटिव लाइबिलिटी आ रही 30, यानी आपके निगेटिव वर्किंग कैपिटल ये बता देगा कि आप अपनी कंपनी की लाइबिलिटीज को, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो आने वाले 1 साल के अंदर में आपको पे करनी है, वो पे करने तक के आपके पास में पैसे नहीं है, ये बताता है निगेटिव वर्किंग कैपिटल। और ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि आने वाले 1 साल के अंदर में मुझे 30 रुपए 80 का पेमेंट करना है, जबकि मेरे पास में पैसे सिर्फ 50 है। तो ये खतरनाक सिचुएशन इसलिए क्योंकि जब आप पे नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर में सारे जो लाइबिलिटी वाले हैं डंडा डालेंगे, बोलेंगे कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। कंपनी के ऊपर में केस भी हो सकता है। किसी भी कंपनी में जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये चीज आपका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये चीज देखो कि यार इसका वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आया तो इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये था सर आपका टाइम के वैल्यू के बेसिस पे। और दूसरा होता है सर वर्किंग कैपिटल टाइम के बेसिस पे। अब टाइम के बेसिस पे मैंने बोला दो चीज होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और होता है आपका फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। मैं आपको कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा, आपके घर की बात ले लो। अब आप एक चीज समझो, आप रोज घर पे, आपके घर पे आप गिनती कर लो, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन और आप, इतने लोग हैं। घर पे रोज खाना बनता है, या तो मम्मी बनाएगी या तो कुक आके बनाते होंगे। तो वो घर पे रोज खाना बनता है, तो आपको क्या लगता है रोज जब खाना बनता है, ध्यान देना मेरी इस बात को, रोज जब खाना बनता है तो क्या आपके घर से कोई, या आपके घर पे नौकर या फिर कुक बाहर जाके सब्जी वगैरह लेके आता है, वेजिटेबल्स वगैरह लेके आता है, फिर जाके घर में बनाता है और फिर आपको मिलता है? रोज ये प्रोसीजर होती है क्या? नहीं सर, रोज ये प्रोसीजर नहीं होती। हमारे घर में फ्रिज में सब्जियां रखी होती है, हमारे घर में पहले ही महीने भर का सामान लेके आया हुआ होता है। तो कुछ टमाटर, कुछ आलू, कुछ प्याज, ये सब चीजें आपने लेके आए हो, ठीक है। और ऐसी चीजें आप एक लिमिट तक लेके आते हो, जैसे कि 2 किलो ही आप एक्स्ट्रा टमाटर रखोगे, क्योंकि आपको पता है ज्यादा टमाटर लाए तो खराब हो जाएंगे, और इतना खाना है ही नहीं, हमने एक टमाटर रोज निकलता है, तो उस हिसाब से आप लेके आते हो। रोज की खाने की क्वांटिटी जितनी भी होती है आपकी, उस हिसाब से मान लो, एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल मिला के 2 किलो सामान लगना है आपने रोज का। थोड़ा टमाटर, थोड़ा प्याज, थोड़ा आलू, थोड़ा आटा, ठीक है, थोड़ा ये सब चीजें, रोज का 2 किलो का सामान लगना है आपको। तो अगले 10 दिन का सामान आपके शायद घर में अभी भी होगा,
तो 10 इंटू 2 20 किलो। 20 किलो ये जो है इसे कहा जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये हमेशा आपके घर में रहना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन किसी दिन अगर आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं, आपको पता है अगले 15-20 दिनों में आपके यहाँ पे 5-7 लोग एक्स्ट्रा आएंगे मेहमान, तो आप क्या करोगे सर? अब आप अपने घर में क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दोगे, उस दिन की तैयारी करोगे। अब आपके यहाँ जो चीज़ 2 किलो लाई गई थी वो शायद 4 से 5 किलो लाए जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कितना 3 किलो लाया आपने। ये 3 किलो इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप स्टॉक को बढ़ा लेते हो, क्योंकि आपको पता होता है, ध्यान देना, क्योंकि आपको पता होता है कि आने वाले टाइम में ये इसका इस्तेमाल होना है, और जब मेहमान घर में आएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पास में सब्जियां ही ना पड़ रही, कम पड़ रही हो, इसलिए आप अपने स्टॉक का लेवल बढ़ा लेते हो। महीने भर तक आपने 5 किलो मान लो, तो तकरीबन सब मिला के 20 किलो का सामान मेंटेन करके रखा, और एकदम से वो 30 किलो हो गया क्योंकि मेहमान आने वाले, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 किलो आपने लाया इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल, और जो 20 किलो साल भर महीने भर चल रहा है उसे कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये घर का एग्जांपल हो गया, लेकिन घर बिजनेस के एंगल से हम सोचते हैं। मेरे यहाँ पे क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। हमने एक ट्रेंड देखा है, वीडियो लेक्चर्स का सेल सबसे ज़्यादा कब बढ़ता है सर? एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के बाद में। सो लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल कि नवंबर की एग्ज़ाम है, तो 20 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जानी है, मान के चलता हूँ। 20 नवंबर से पूरे दिसंबर में ना सेल डबल हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट आता है सर जैन एंड में, तो उसके बाद फेब महीने में सेल डबल हो जाता है। तो साल भर हम लोग क्या करते हैं, हम साल भर बुक्स जो प्रिंटिंग में होती है, जो स्टॉक में होती है, वो होती है मान लो 100 बुक्स स्टॉक में होती है, साल भर चल रहा। लेकिन नवंबर जैसे ही आने वाला होता है तो अक्टूबर में स्टॉक का लेवल डबल कर दिया जाता है, 200-300। जो साल भर में 100 स्टॉक चला रहा हूँ, 100 का स्टॉक चला रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। उसके ऊपर जब मैंने 200 बुक्स एक्स्ट्रा छपवाई, क्योंकि नवंबर आने वाला है, क्योंकि फेब आने वाला है, तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। जब नीड के हिसाब से आप अपना स्टॉक बढ़ा लेते हो तो उस बढ़े हुए स्टॉक को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल। अदरवाइज जो साल भर बिकना है उस हिसाब से अगर आप लेके आ रहे हो तो दैट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। आई होप आपको समझ में आया हो कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो मैं क्वांटिटी की नहीं, हम फाइनेंशियल टर्म में अमाउंट की बात करते हैं। साल भर मैंने 15,000 करोड़ का जो स्टॉक रखा है, अपने जितने भी मटेरियल है उनका, लेकिन एकदम से जब 20,000 करोड़ करता हूँ तो वो जो एक्स्ट्रा 5,000 करोड़ है उसको फ्लक्चुएटिंग कहा जाता है, और 15,000 करोड़ जो साल चल रहा है उसको कहा जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो ये चीज़ आपको समझ में आई। बाकी आप पढ़ोगे यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 2 तरीके मेरे पास में, या तो मैं पढ़ के आपको समझा दूँ, ये तो आप भी कर सकते हो, या तो मैं अपना समझा देता हूँ, उसके बाद भी आप पढ़ो, उसके पहले भी पढ़ लो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप पहले पढ़ लो और उसके बाद में मेरी चीज़ सुनो, तो आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपने पढ़ा क्या, क्योंकि जब आप, मैं जो भी बोलता रहूँगा आप उसको रिलेट करोगे जो आपने पढ़ा है उससे। ठीक है सर, ऑलमोस्ट अब हम ख़त्म करते हैं। What will happen when the company has working capital other than optimum level, that is large working capital and inadequate working capital? अब 2 चीज़ बताता हूँ मैं, इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्या होगा जब आपकी कंपनी में ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल नहीं होगा? ऑप्टिमम यानी कि जितना रहना चाहिए उतना वर्किंग कैपिटल नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे घर की बात करते हैं, किचन की। घर में नॉर्मली 2 किलो आलू हमेशा रहते, 2-5 किलो आलू रहते थे हमेशा। अब सोचो ज़रा सा, एकदम से 20 किलो आलू अगर आ गए आपके घर में तो क्या होगा? आप बोलोगे साल ज़रूरत ही नहीं है, इतना ज़्यादा हमने आलू ला के रख लिया। आलू चलो ख़राब होए ना होए, थोड़े टाइम में ख़राब होते हैं आई थिंक आलू। टमाटर की बात करते हैं, सो 5 किलो टमाटर हमेशा रहते थे आपके घर में ऑन एन एवरेज, दैट इज़ ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। आपने अगर 20 किलो आलू अपने घर में भर लिए तो क्या फटाफट खाने लग जाएंगे आपके घर वाले? नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहा तो क्या होगा? आपके पैसों का नुकसान होगा।
अननेसेसरी पैसा दे के टमाटर में इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब वो पैसा टमाटर के रूप में आपके घर में किचन में पड़ा हुआ है, खा भी नहीं रहा कोई इतने फास्ट उसको, ब्लॉक हो गया आपका पैसा। मेरी यहाँ पे 100 बुक्स की रिक्वायरमेंट है साल भर में, हमेशा मेंटेन करके रखो, ठीक है। और हर 15-20 दिन में हो सकता है 100 नहीं, चलो 1000 में रियल फिगर बताता हूँ, 1000 बुक्स मेंटेन करके रखो। कम ज़्यादा होती है, जैसे ही 500 का लेवल आता है वैसे ही हम वापस प्रिंटिंग के लिए दे देते हैं। सो 1000 बुक्स का लेवल मेंटेन करके रखा, दैट इज़ ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर मैंने 1000 का 5000 बुक्स का स्टॉक कर लिया, 1000 की जगह 5000 बुक्स का स्टॉक कर लिया, तो सोचो क्या होगा। वो 4000 बुक्स की प्रिंटिंग का पैसा तो मुझे देना पड़ा था, अब वो पड़ा हुआ है मेरे ऑफिस में। सारा का सारा पैसा, वो 4000 बुक्स मेरी 6 महीने में निकलेगी, 6 महीने बाद निकलेगी मान लो, तो 6 महीने तक जो भी 4000 बुक्स में, लेट से फॉर एग्जांपल कि अपन को खर्चा लगा है 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए 6 महीने तक बुक्स के रूप में मेरे ऑफिस में पड़े रहे। वही 4 लाख रुपए मैं अगर बुक्स एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं करवाता, बैंक में रखता, 7% के हिसाब से मेरे को 14,000 रुपीज़, 728 आई थिंक, हाँ 14,000 रुपीज़ 6 महीने में मेरे को इंटरेस्ट मिलता। 14,000 रुपये जो मैंने खो दिया, क्यों? एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल है आपके पास में, अननेसेसरी इतना भर भर के रख लिया, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हो गया आपका लार्ज वर्किंग कैपिटल। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक ऑप्टिमम होना ज़रूरी है। एकदम से आप बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रख लोगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया सेल भी बढ़ जाएगा या निकलते जाएगा। अननेसेसरी जगह लगती है आपको, रेंट पे करना पड़ेगा आपको, और उस हिसाब से। और एक एग्जांपल, मैंने टीचिंग शुरू की सर, चल रही है बढ़िया, एक हाथ बैच अगर मैं फेस टू फेस लेता हूँ तो 500 बच्चे आते हैं ऑन एन एवरेज हर बैच में, ये मैंने देखा 2-3 अटेम्प्ट में। अब मैंने तो जगह रेंट पे लेनी है, ऑडिटोरियम अगर बुक कराना है, तो अगली बार जब मैं ऑडिटोरियम बुक कराता हूँ तो ऑप्टिमम कहानी ये कही जाती है कि 700 सीट की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम बुक करो। अगर मैंने 5000 सीट की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम बुक किया तो क्या वो सही है? नहीं, अननेसेसरी पैसा गया सर आपका उसमें, पहली चीज़ तो गलत होगी। उसी तरह से लार्ज वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके रखने से आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगती है। अननेसेसरी पैसा आपने उसमें डाल दिया, अब आप इस पे इंटरेस्ट भी नहीं कमा पा रहे हो। बुक्स पे पड़ी हुई बुक्स पे कौन इंटरेस्ट देता है? क्या कमाई हुई? कुछ कमाई नहीं हुई है। दूसरी बात करते हैं सर, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि 1000 बुक्स की जगह मैंने सोचा यार 1000 बुक्स में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा 100 बुक्स का प्रिंटिंग करो, 100 ही मेंटेन करो। मैं 100 का मेंटेन करके रख रहा हूँ सब। इससे क्या हुआ, मैंने पैसा उसमें ब्लॉक होने से तो बचा लिया, लेकिन एक दिक्कत हो गई। एकदम से अगर कहीं ऑर्डर आ गया 2-5 दिन में, टोटल मिला के 20-20 करके 5 दिन में बुक्स निकल जाएगी 100। 6वें दिन अगर ऑर्डर आए तो मेरे पास डिलीवर करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए बुक्स नहीं होगी, और यहाँ मुझे नुकसान होगा सेल्स का। जब आपके पास में बेचने के लिए आइटम नहीं होता तो बच्चा एक्सपेक्ट करता है यार 5-7 दिन में आ जाए, अगर आउट ऑफ स्टॉक दिखा दूंगा तो मेरा सेल्स रुक जाएगा। कम स्टॉक रखने का नुकसान होता है, सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ना। घर में 5 किलो टमाटर हमेशा रहते थे और किसी टाइम पे आपने 1 किलो मेंटेन करना शुरू कर दिया, सिर्फ 1 किलो टमाटर। अब ये 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, चौथे दिन में आपके यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि घर में टमाटर मांगा जा रहा है या तो आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे वो लोग नाराज़ होंगे। बिजनेस में कस्टमर नाराज़ होता है तो सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। बोलने का सारांश यही है सर, वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमम होना चाहिए। ज़्यादा रखा तो अननेसेसरी पैसा ब्लॉक होता है, कम रखा तो सेल्स ब्लॉक होता है, मतलब सेल्स होते होते रुक जाता है। आपको ऑप्टिमम रखना ज़रूरी है। So this is what the entire meaning of this question was. Next question is, explain why it is essential to maintain working capital in short term as well as long term. शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है? चलो इस चीज़ को हम पढ़ ले। मेंटेनिंग एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट इन द शॉर्ट टर्म बट एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो पहली लाइन एज सच कोई काम की नहीं, वही चीज़ रिपीट हुई है। जब businesses make investment decision, they must not only consider the financial outlay involved with acquiring the new machine or the new building, etc., but must also take into account the additional current assets that are usually required with any expansion activity.
वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म में मेंटेन करके रखना चाहिए। ये अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो ही था कि आने वाले 1 हफ्ते में, आने वाले 1 महीने के अंदर में अगर ऑर्डर्स आ गए आपके पास में तो बुक्स होनी चाहिए डिलीवर करने के लिए, टमाटर होने चाहिए खाने के लिए, ये शॉर्ट टर्म में मेंटेन करना। लेकिन आज से 1 साल बाद क्या वर्किंग कैपिटल लगेगा, ये आज सोचने की ज़रूरत क्या है सर। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचना ज़रूरी है क्या, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो छोड़ दो, हमेशा शॉर्ट टर्म की बातें होती है सर। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के बारे में सोचना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, अगर आप कुछ एक्सपांशन एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हाँ, मैं अभी तक बिस्किट बेचता था अपनी दुकान पे, पार्ले जी बिस्किट। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना धीरे धीरे सारे बिस्किट्स के ब्रांड्स बेचता था, अब मैं धीरे धीरे ना साबुन बेचना शुरू कर दूँ। सोप, लक्स आती है, पियर्स आती है, सोप, शैम्पू, ये सब बेचना शुरू कर दूँ। तो मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं एक्सपांड करना चाहता हूँ, मेरा प्लान है कि आने वाले 6 महीने में मैं ये सब बेचना शुरू कर दूंगा। तो मैं जगह ले रहा हूँ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ ताकि मैं एक्सपांशन कर सकूँ वहाँ पे ये सब चीज़ें रखूँगा। तो आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। आप बिल्डिंग तो बना लोगे वहाँ पे, उसमें पैसा तो डाल दोगे, लेकिन जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो वहाँ आपको इन सब चीज़ों का स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा। ये है एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल जो लगने वाला है आपको 6 महीने बाद में। अभी तक हर महीने आप 2 लाख का बिस्किट खरीद के लेके आते थे, वो स्टॉक में रखते थे, तो वर्किंग कैपिटल कितना, 2 लाख का। लेकिन 6 महीने बाद में सिर्फ 2 लाख का वर्किंग कैपिटल लगेगा। 1 साल बाद में क्या सिर्फ 2 लाख का वर्किंग कैपिटल लगेगा? नहीं सर, साबुन, ये शैम्पू और ये सब चीज़ें, मैगी, ये सब चीज़ें बेचने के लिए आपको हो सकता है 3 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल लगे। 6 महीने बाद में जब आपके लिए स्टोर रेडी हो जाएगा और आपके पास में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं होगा, तो क्या स्टोर खाली रख के क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। आपको अभी जो सोचना है, 2 चीज़ों के बारे में सोचना है। एक, वो जगह बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वहाँ पे लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है सर? 10 लाख रुपए। उसके बाद में 6 महीने बाद वहाँ पे स्टॉक लाने के लिए कितना पैसा लगने वाला है सर? वो भी सोचो, 3 लाख रुपए। क्या आपके पास में इतना पैसा है? आप सोच रहे हो यार मेरे पास में ना सिर्फ 10 लाख रुपए है, मैं ना एक्सपांशन कर लेता हूँ, जगह बना के रख दी। 6 महीने बाद में आपके पास में पैसे ही नहीं है वर्किंग कैपिटल के लिए, स्टॉक लाने के लिए। क्या करोगे खाली जगह का? कभी भी डिसीजन ऐसे नहीं लिए जाते सिर्फ फिक्स्ड असेट्स के बेसिस पे। आपको ये भी सोचना होता है कि 6 महीने बाद 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल का भी लगेगा। 13 लाख रुपए है तो एक्सपांशन करो, अदरवाइज 10 लाख रुपए से एक्सपांशन नहीं होता सर। एक्सपांशन करने का मतलब जगह खोल के रखना नहीं होता, सामान भी होना चाहिए वहाँ पे। ये मतलब है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने का। इसके बाद 9th वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 मिनट लेके मैं अपन उसको शुरू करते हैं। 9th और 10th अभी ले लेंगे और उसके बाद ख़त्म करते हैं ये वाला लेक्चर। ध्यान दो। What are the different indicators of working capital situation? Mention the optimum level of those indicators. वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन आपकी कंपनी में सही है, ज़्यादा है या बुरी है, ये बताने वाले कौन से इंडिकेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। और ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में आपने 2 तरह के रेशियोज़ देखे थे, वैसे तो कई तरह के रेशियोज़ देखे थे सर। पहला रेशियो जो आपने देखा था वो था करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या बोलता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये दोनों वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। करंट रेशियो आपको बताएगा आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल का लेवल क्या है। लेट्स से करंट असेट्स है आपके पास में 15 लाख के और करंट लायबिलिटी है आपके पास में 10 लाख की। तो करंट रेशियो जब निकालोगे तो वो आएगा 1.5, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। इसका मतलब हर 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास 1.5 रुपया है, यानी 50 पैसे ज़्यादा है, यानी बहुत ही अच्छी सिचुएशन है वर्किंग कैपिटल की। ये मतलब होता है। कभी भी करंट असेट ज़्यादा होना चाहिए ना,
तो करंट रेशो आपको एक इंडिकेटर है इस्तेमाल करने के लिए, जो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन बताता है आपकी कंपनी में, और बोलते हैं कि उसका ऑप्टिमल लेवल क्या है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि करंट रेशो नॉर्मली 2 होना चाहिए। मतलब आपकी जितनी भी लाइबिलिटी हो, लेट से 2 लाख की, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 2 लाख की है तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 4 लाख रुपए के आसपास आपका करंट असेट होना चाहिए। तब माना जाता है कि आपकी कंपनी हेल्दी कंपनी है, तब इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। देखो भैया, इनके पास में डबल पैसा है। अगर आपके पास में 10 लाख की लाइबिलिटी है और आपके पास में करंट असेट्स ही 10 लाख के हैं लेट से, या 9 लाख या 11 लाख है, यानी ऑलमोस्ट उतना ही पैसा आपके पास में एक्स्ट्रा है जितना लाइबिलिटी है आपकी। तो आपके पास में बचा क्या? कुछ भी नहीं है आपके पास में नेट में। आप ये मत ठोको, सीना ठोक के ये मत बोलो कि सर हमारे पास में 10 लाख का करंट असेट है। अबे लाइबिलिटी तो देख, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, कंपनी को हेल्दी बनाना है, कंपनी की वैल्यू अगर इंक्रीज करना है तो डबल होना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब करंट रेशो आपका 4, 5, 6 चला जाता है, इसका मतलब बेकार में आपने पैसा ब्लॉक करके रखा है। अगर आपके पास में करंट लाइबिलिटी 10 है और करंट असेट्स अगर 60 लाख है, लेट्स से 60 लैक्स, तो करंट रेशो क्या आएगा? 6। 60/10 6। हर 1 रुपए की लाइबिलिटी के लिए कितना पैसा ब्लॉक करके रखा है? 6 रुपया। लगता है क्या इतना पैसा? एक के लिए 2 बहुत हो गया, 5, 4, 6, ये सब ये बताता है कि आपके पास में एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल है। आप अननेसेसरी पैसा ब्लॉक करके बैठे हो। इसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमाया जा सकता था। तो ये भी गलत इंडिकेशन देता है आपकी कंपनी की हेल्थ के लिए। ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा। लेकिन करंट रेशो अगर 0.80 निकला, इसका मतलब आपकी 10 लाख की लाइबिलिटी के लिए आपके पास सिर्फ 8 लाख के करंट असेट्स हैं, जो कि गलत बात है। यानी कि आप पे ही नहीं कर पा रहे हो, जितनी लाइबिलिटी उतना पे करने के लिए पैसा ही नहीं है। यानी 1 से नीचे अगर करंट रेशो आया, इसका मतलब आपके करंट असेट्स कम है करंट लाइबिलिटी के मुकाबले। तो ये तो चीज़ समझ गई आपको। कोई भी यार, ये तो नॉर्मल सा लॉजिक है। अगर मेरे सर पे कर्ज है, 50 रुपये चुकाना है, तो 50 रुपये कमाना चाहिए, कम होना चाहिए मेरे पास में। 50 चुकाना है और मेरे पास में सिर्फ 20 रुपये है, इसका मतलब मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में हूँ। वैसे ही 10 लाख चुकाना है और आपके पास में सिर्फ 8 लाख है, इसका मतलब कंपनी बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। 1 से नीचे अगर करंट रेशो रहा, ठीक है, इसका मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करो। तो एक होता है सर करंट रेशो, उसके बाद एसिड टेस्ट रेशो होता है। एसिड टेस्ट रेशो बोलो, क्विक रेशो बोलो, आप उसको दूसरे तरह से क्विक रेशो बोलते हो। इसमें क्या होता है, आपका इन्वेंट्रीज जो है बड़ा आइटम, वो माइनस हो जाता है करंट असेट्स में से। तो इन्वेंट्री को क्योंकि रियलाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, डेटर्स तो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं, कैश भी अवेलेबल होती है रेडीली, बट इन्वेंट्री को 12-12 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए उसको माइनस कर दो तो क्विक में पैसा जो आने वाला है वो रेशो मिल जाता है आपको। तो वो भी एक तरह का इंडिकेटर है, वर्किंग कैपिटल आपको बताता है। तो ये 2-3 इंडिकेटर है सर, बाकी तो नीचे में और कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर दिया हुआ नहीं है। करंट रेशो और क्विक रेशो के बारे में ही थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंट फंक्शन विथ विच वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न। पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, इसमें 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल को मैनेज अगर आपको करना है। तो पहली चीज़, आपके कंपनी में एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हमने डिस्कस किया था ना। तो एडिक्वेट या ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल कितना है ये निकालो और उतना मेंटेन करके रखो। ज़्यादा किया इन्वेस्टमेंट तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कम किया तो सेल्स ब्लॉक हो जाएगा। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना पहला सबसे बड़ा मुद्दा होता है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का। दूसरा, फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल। जो भी वर्किंग कैपिटल में पैसा लगना है वो लाना कहाँ से है, कहाँ से ये पैसा लेके आओगे, लोन कहाँ से लाओगे? क्योंकि जब आप बिस्किट बेचना चाहते हो तो पहले बिस्किट खरीदना पड़ेगा, फिर तो बेचोगे ना मार्केट में। तो जब बिस्किट खरीद रहे हो तो पैसे लगते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं स्टार्टिंग में। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, ये डिसाइड करना इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे सर, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के 2 क्रूशियल पार्ट क्या है, बाकी सब थ्योरी पढ़ना एक बार। 2 क्रूशियल पार्ट सर, पूरा वर्किंग कैपिटल को ऑप्टिमम लेवल पे मैनेज करना, सिर्फ मैनेज करना नहीं, ऑप्टिमम लेवल पे मैनेज करना, ना ज़्यादा ना कम।
दूसरा वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करवाना, कि पैसा कहाँ से लेके आए ताकि स्टॉक खरीदे हम। ये दो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सो इसी के साथ में हमने बेसिक वर्किंग कैपिटल के बारे में अभी तक डिस्कस किया। क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आए ना आए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रिवाइज करवाता हूँ, पहले से ध्यान देना। सबसे पहले हमने देखा था वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा हमने देखा था कि डिफरेंट सिचुएशंस कौन सी होती है जहाँ पे जिस तरह से ये वर्किंग कैपिटल क्लासिफाई किया जा सकता है, कि कब करंट असेट कहा जाता है, कब करंट लायबिलिटी कहा जाता है किसी भी चीज़ को। उसके बाद में हमने देखा था कि ग्रुपिंग कैसे होती है। तो करंट असेट्स में इन्वेंट्री आता है, रिसीवेबल आता है, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद में लायबिलिटी में पेएबल आता है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट आता है। उसके बाद में हमने देखा कि सर डायग्राम, वर्किंग कैपिटल या तो टाइम के बेसिस पे या तो वैल्यू के बेसिस पे। वैल्यू के बेसिस पे होता है ग्रॉस, फिर नेट। टाइम के बेसिस पे होता है परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। उसी पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था। फिर 7वें में हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ज़्यादा रखने से क्या होगा, कम रखने से वर्किंग कैपिटल क्या होगा। 8वें क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि यार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई इज इट इसेंशियल। वाई मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो शॉर्ट टर्म था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी क्यों मेंटेन करना पड़ता है। और उसके बाद में ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो कि वर्किंग कैपिटल के बारे में आपको बताते हैं। एक तो करंट रेशो था, दूसरा मैंने क्विक रेशो बताया, और लास्टली कि भैया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो अहम मुद्दे क्या होते हैं। पहला मुद्दा होता है ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करके रखना, दूसरा मुद्दा होता है उस वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग करवाना। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के और कॉन्सेप्ट, साथ में हो सके तो फॉर्मूलाज भी कुछ डिस्कस करेंगे अगर आएंगे तो। टोटल मिला के 35 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए और 3 लेक्चर्स और या 3 या 2 लेक्चर्स में हम सारा का सारा पहला यूनिट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय।